नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से आपके 2-3 प्रश्न एग्जाम में रहते ही रहते हैं, तो हम लोग वर्णमाला को पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि आप जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करिए। जितना हो सके उतना आपकी सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। अभी स्टार्टिंग है, आपका सपोर्ट मिलेगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट भी भेजते रहिए। देखिए, जब आप कमेंट लिखते हैं तो कम से कम मुझे ये पता चलता है कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है। और जब कहीं कहीं मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको एक दिन में 1 से 2 वीडियो, यहाँ तक कि 3 वीडियो देने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे साथियों। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं बहुत जल्द करंट अफेयर्स की क्लास भी लेकर के आऊँगा, लेकिन हाँ, इससे पहले आपका भरपूर सपोर्ट होना चाहिए, इतना जान लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन पर। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखिए, स्त्रीलिंग हम कैसे पहचानेंगे, वर्ण को कैसे पहचानेंगे। ये ई है और ये बड़ी ई है, तो ये जो दोनों वर्ण है ना, यह इकारांत हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों वर्ण हैं यह इकारांत के दायरे में आते हैं। इकारांत इस प्रकार भी और इकारांत का मतलब इस प्रकार भी। इकारांत का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों के अंत में मतलब ई आता है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, उसे इकारांत कहते हैं। तो ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जो इकारांत वाले शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। जब री की बात करते हैं तो देखिए, री के उच्चारण स्पष्ट नहीं होते हैं। जैसे री और री इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऋषि लिखते हैं तो ऋषि में कभी भी आप इस प्रकार री लिखते हैं, ऋषि। लेकिन जब रीति लिखते हैं तो हम इस प्रकार रीति लिखते हैं। ठीक है? लेकिन री के उच्चारण स्पष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए जब हम उच्चारण के आधार पर, बहुत ध्यान सुनना, जब हम उच्चारण के आधार पर स्वर पढ़ते हैं, जब हम लोग उच्चारण के आधार पर स्वर का अध्ययन करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या केवल और केवल 10 मानी जाती है, जबकि लेखन के आधार पर इसकी संख्या 11 हो जाती है ना। 13 कभी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्वरों की संख्या 13 नहीं है, क्योंकि अम और अह पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसको अयोगवा कहा है। हम टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर री की बात करते हैं तो ये इकारांत शब्द आपका होता है, इसलिए यह भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसा शब्द होगा तो आप कहेंगे कि भाई ये भी आपका स्त्रीलिंग होगा। अब मैंने बता दिया क्यों होता है, क्योंकि री में ई आता है आपका। जब ऊ की बात करते हैं तो वो आपका इकारांत, आपका स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि ये पुल्लिंग शब्द माना जाता है। कैसा शब्द है साथियों? तो आप कहेंगे यह पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अकारांत हुआ, आकारांत भी और उकारांत, ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका करे कि उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है। देखिए, एक दिया है ओष्ठी। तो जब हम बात करते हैं प वर्ग की, तो प वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, चाहे प, फ, ब, भ, म, ये सभी आपके ओष्ठ वर्ण होते हैं। हम कंठ तालव्य की बात करते हैं, तो जैसे कंठ तालव्य में एक वर्ण आता है ए। मैं आपको इसके माध्यम से समझाना चाहता हूं। ए जो होता है वह अ और ई से मिलकर बना होता है। यह अ और ई से मिलकर बना होता है ना। अ जो होता है यह कंठ वर्ण होता है और ई जो होता है यह तालव्य वर्ण होता है। तालव्य वर्ण होता है। तो कंठ और तालव्य मिलकर के कंठ तालव्य बना लेता है। हम दंतोष्ठ की बात करते हैं तो यहां पर व जो होता है यह दंतोष्ठ वर्ण ही है। और कंठोष्ठ की बात करते हैं जैसे ओ, एक वर्ण है ओ, ये मिलकर के बना होता है अ धन ऊ से। अ और ऊ से। जो अ है यह कंठ वर्ण होता है और जो ऊ होता है यह ओष्ठ वर्ण होता है। तो कंठ और ओष्ठ मिलकर के यह कंठोष्ठ बना लेता है। ठीक है? तो ओ क्या होता है? कंठोष्ठ वर्ण है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसलिए विकल्प आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहे वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। यहां पर कह रहे अ, प, च, ट, ज और आ, ई और ई। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि देखिए, वर्णमाला में यहां अकारांत शब्द है। ये कैसा शब्द है? आप कहेंगे कि यह अकारांत शब्द है। और अकारांत शब्द जो होता है यह पुल्लिंग होता है। अकारांत जो शब्द होते हैं यह पुल्लिंग होते हैं। अकारांत शब्द जो होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। अब ध्यान रखेंगे, यहां पर दिया हुआ है ज और आ, तो ज तो अकारांत है, लेकिन ये जो है आकारांत शब्द है। तो अब यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों कि जैसे हम कहते हैं कि कपड़ा, कपड़ा,
तो कपड़ा एक आकारांत शब्द तो है, लेकिन यह पुल्लिंग है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। लेकिन हम यहीं पर कहते हैं रमा, ठीक है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द होता है, यह स्त्रीलिंग होता है। यानी आकारांत वाले जो शब्द होते हैं यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। लेकिन यहां पर देखते हैं आप कि ई और ई, ये दोनों जो वर्ण है आपके, ये दोनों वर्ण कैसे हो जाएंगे, दोनों अक्षर कैसे हैं? तो आप कहेंगे ये दोनों अक्षर जो है वो आपके स्त्रीलिंग हैं, स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। तो अब आप अक्षरों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझना पहचान गए होंगे। इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए आकारांत, इकारांत और उकारांत की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4 नंबर की। बहुत ही लाजवाब प्रश्न मैंने आज की क्लास में ले रखा है आप लोगों के लिए, इसलिए कहता हूं कि क्लास को मिस ना किया करिए, बेहतर तरीके से पढ़ा करिए। कहे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र होने का मतलब है, अर्थात लिख लीजिए, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मतलब इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, है ना। और अगर किसी दूसरे वर्ण की सहायता किसी वर्ण के उच्चारण में नहीं लेनी पड़ती है तो इसका अर्थ है कि वह जो वर्ण होगा यह स्वर होगा। मतलब ये स्वर ही हो सकते हैं जितने भी स्वर वर्ण हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं अ, तो अ के उच्चारण में अंत में अ ही आ रहा है, मतलब यह स्वयं उच्चरित होते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता इनके उच्चारण में नहीं लेनी पड़ती है। हम जैसे कहते हैं आ, तो आ के अंत में आ ही आ रहा है, ठीक ना। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, इसलिए स्वर हो जाएगा। अगर किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है तो फिर व्यंजन वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये बहुत लाजवाब प्रश्न है। देखिए यहां पर कह रहा है कि द हल चिन्ह लगा हुआ है और अ दिया हुआ है। तो जब द हल चिन्ह और अ, इसका अर्थ होता है कि द से हमने अ को निकाल दिया है, और जब अ इसके साथ जैसे ही मिलेगा, योग होगा, तो ये बन जाएगा द। तो हम इस द को कहेंगे कि यह स्वरयुक्त हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं अक्षर, और इसको कहते हैं हम लोग वर्ण। देखिए वर्ण और अक्षर में थोड़ा सा फर्क है। किताबें कहती हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही है, लेकिन वास्तव में एक नहीं है। वर्ण क्या होते हैं? यह स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं, यानी यह स्वर मुक्त होते हैं और यह स्वर युक्त होते हैं। तो जो स्वर युक्त होते हैं इसे हम लोग कहते हैं अक्षर, और जो स्वर से मुक्त होते हैं, जो स्वरों को अलग कर दिया जाता है, तो ये वर्ण होते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण संभव नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि द और अ के मिलने से द बन गया है। बहुत ध्यान से देखना, ये बन गया है मेरे साथियों द, ये द बन गया है। और क के बाद सीधा स आ गया है, यानी ये कहेंगे क और स। जरा समझिए इसको बस, क स यही तो होगा, क्योंकि आधा ही रहेगा। इसके बाद कोई भी, क के बाद आपका कोई भी स्वर नहीं है, आपका स आया है, स पर हल चिन्ह लगा हुआ है, तो अ जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा तो ये स बन जाएगा स। ऐसे पढ़ते स, और क और स के योग से बनता है आपका छ। क्या बनता है? छ, क्योंकि छ जो होता है ये क योग स से ही बनता है। अब आप कहिए, तो जो मैंने ये गलत लिख रखा है इसको हटा दें, इसको मैं हटा देता हूं। बस इतनी बात आप जानेंगे केवल, नहीं तो वो हमने अशुद्ध लिखा था, गलत लिखा था, समझाने के लिए आपको। तो ये क और स से छ बनता है, तो क और स मिलकर के ये आपका बन जाएगा छ। अ है, अ को मैंने इसमें जोड़ दिया तो ये आपका पूरा अक्षर बन गया। तो एक द हो गया और एक आपका छ हो गया, तो ये बन जाएगा दक्ष। क्या बनेगा? दक्ष बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए एक एक पॉइंट को हम पॉइंट आउट करते हुए आपको बता रहे हैं, बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, इसलिए मनोयोग के साथ पढ़ा करिए। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। देखिए लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण समूह नहीं, इसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला क्या होता है? आप कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध
समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्ण समूह क्या होता है? वर्णों का समूह है, ध्यान रखेंगे, अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? यानी जिसका अक्षर या क्षय नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्वरांत वर्ण, स्वरांत वर्ण, स्वरांत वर्ण अक्षर कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। एक एक चीज़ों हम लिख देते हैं इसलिए कि आपको परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। वर्ण क्या होते हैं? ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, ये स्वतंत्र, क्षमा चाहता हूं, यहां पर आप लिख लेंगे, वैसे स्वतंत्र ध्वनि ये भी होती है, ये स्वतंत्र ध्वनि होती ही है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब यहां पर किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली गई है। लेकिन हम ये कह देंगे वर्ण के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जिसका, इसको हटा दीजिए, इस परिभाषा को, थोड़ा सा एक क्लैश करेगा। आप कह सकते हैं कि यह भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका खंड नहीं कर सकते, इसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह मुख्यतः 4 हैं। ये क्वेश्चन आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं आपके। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा होता है साथियों दीर्घ स्वर। जब हम लोग ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है ये आपकी कुल मिलाकर के 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 होती है। 7 और 4 मिलाकर के टोटल स्वरों की संख्या 11 हो जाती है। अ, ई, उ और री, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो अ के बाद आपका आ गया है, एक बचा हुआ है अ आ। फिर ई के बाद आपका ई, बड़ी बच गया है तो बड़ी हो गया। ऊ के बाद बड़ा ऊ बच गया है, बड़ा ऊ हो गया। इसके बाद ए, आए, इसके बाद आप देखेंगे ओ, औ। ये कुल मिलाकर के जो 7 स्वर हैं, ये 7 स्वर हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, और ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी कुल मिलाकर के 4 है यहाँ से यहाँ तक, और दीर्घ स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के 7 रखी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11 यहाँ पर देख लीजिए, ये दीर्घ स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं 7, और ये आपके कुल स्वर होते हैं। कुल स्वर कितने हैं? तो आप कहेंगे 11 हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। मतलब ये इनका प्रयोग तो करते हैं लेकिन इनका समावेश जो है वो स्वरों में हम लोग नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अम और अह। ये बेसिकली होते क्या हैं? ये अयोगवाह हैं। आप लिख लेंगे यह अयोगवाह हैं, अयोगवाह हैं। और किसने कहा है? पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, वाजपेयी के अनुसार ये 2 अयोगवाह होते हैं। देखिए, इनको अयोगवाह पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा क्यों है? अ एक उपसर्ग है जो नहीं का सेंस देता है। योग का अर्थ होता है योग, और वाह का मतलब वहन करना। देखिए, जो जिनका योग न होने पर भी यह किसी न किसी वर्ण का वहन करते हैं, मतलब अयोग, योग नहीं है ये फिर भी किसी न किसी वर्ण का वहन करते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। इनकी गणना न तो स्वर है, ये न तो स्वर हैं, लिख लेना, न तो स्वर हैं, स्वर हैं, और न ही व्यंजन, और न ही व्यंजन। आप कहेंगे कि सर समझा दीजिए कि स्वर क्यों नहीं है और व्यंजन क्यों नहीं है, दोनों क्यों नहीं है? तो ध्यान रखेंगे साथियों, जब हम कहते हैं अम इस तरह से, तो आप ये बताइए जरा कि पहले अ आता है, फिर आपका म आता है, फिर क्या आता है? म आता है। ये म अनुस्वार में बदल गया है, तो अम में अ और म आ जाता है। कभी कोई ऐसा वर्ण बताइए कि जिसमें स्वर के बाद व्यंजन आए, ऐसा नहीं है। स्वर के बाद स्वर आते हैं तो स्वर होता है, ठीक है ना? तो स्वर तो हो नहीं सकता। अब व्यंजन की जब बात करते हैं तो व्यंजन में स्वर अंत में आते हैं। जैसे मान लीजिए म लिखते हैं तो इसमें स्वर अंत में आता है, ना कि पहले आता है।
तो ये दोनों नियमों को क्लैश करता है, स्वर और व्यंजन के नियमों को क्लैश करता है। इसीलिए इसकी गणना पंडित किशोरीजात वाजपेयी ने आयोगवाह में कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 9 नंबर की। करे उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? यानी संबल ध्वनि कैसी ध्वनि है? पहला कार्य कि संयुक्त ध्वनि है, द्वित्व ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या संपृक्त ध्वनि है? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि संबल ध्वनि है क्या चीज। चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग उत्तर बताएं। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर समझिए बात को। जैसे ये पूछना चाह रहा है कि जो म और ल, यहां पर म और ब दे दिया है, ये कैसी ध्वनि है? अगर कभी भी दो वर्ण संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग वर्ण हैं, ध्यान रखेंगे, ये म है और ब है, इस तरह से, इसी को हम लोग कहते हैं संपृक्त ध्वनि। क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। इस म और, ऐसे समझिए, इस म और ब के मिलने से कोई एक अक्षर नहीं बन सकता, कोई एक पूर्ण अक्षर नहीं बन सकता। अगर कोई पूर्ण अक्षर बनता तो हम कहते कि यह संयुक्त ध्वनि है, लेकिन पूर्ण अक्षर नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं संपृक्त ध्वनि। ये शब्दों के बीच में विशेष तौर पर इस तरह से प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं क्या, क्या, ये कैसी ध्वनि है? तो आप इसका नाम देंगे कि यह संपृक्त ध्वनि है। कैसी है? तो आप कहेंगे संपृक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है। अगर मान लीजिए कि हम यहीं पर कह देते हैं कि जरा बताइए कि क और स, बहुत ध्यान सुनना, हम कहते हैं जरा बताइए कि क और स ये कैसी ध्वनि है? तो आप कहेंगे कि जो ये ध्वनि है यही तो संयुक्त ध्वनि है, इसको हम लोग संयुक्त ध्वनि कहेंगे, संयुक्त ध्वनि कहेंगे। क्यों कहेंगे? क और स को हटा दीजिए, थोड़ा सा हम डायरेक्ट ले लेते छ, ऐसे छ, क्योंकि छ जो है संयुक्त ध्वनि इसलिए है कि ये दो ध्वनियों के योग से बना है, एक क और एक स, इनके योग से बना है छ जिसको बोलते हैं। लेकिन क्य के योग से कोई एक ऐसा छ के जैसा कोई वर्ण नहीं बन सकता है, इसलिए इसको संपृक्त ध्वनि कहते हैं। एक आपका ध्वनि है द्वित्व ध्वनि, जैसे हम कहते हैं दिल्ली, दिल्ली, तो दो समान ध्वनि यहाँ पर मिलती है। पहला जो वर्ण होता है यह आधा, दूसरा पूरा होता है, यानी जिसे हम कहते हैं ल और पूरा ल। तो ये जो ध्वनि होती है इसको हम लोग द्वित्व कहते हैं, द्वित्व व्यंजन होता है, ये द्वित्व व्यंजन होता है। क्लियर होगी बातें? तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? साथियों, जब हम बात करते हैं कि उच्चारण और मात्रा के आधार पर, हालांकि इसका सही आंसर प्लुत स्वर होगा। हम कहते हैं उच्चारण और मात्रा के आधार पर, और मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर अगर हम स्वर को देखें तो हम कहेंगे कि इस आधार पर जो स्वर हैं इसके 3 प्रकार हैं। एक होता है आपका रस स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। तीसरा आपका प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो रस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यह उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं। रस स्वर क्या होते हैं? ये 4 होते हैं रस स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग रस स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या रस स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे या जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर के नाम से भी जानते हैं। हम प्लुत स्वर की अगर बात करें, प्लुत स्वर की बात करते हैं तो प्लुत स्वर में जैसे हम कहते हैं कि राम, राम, इस तरह से लिखते हैं राम। हम कहते हैं ओम, ओम। हम कहते हैं भैया, भैया। अब समझिए बात को, मैंने लिखा क्या है। एक हिंदी का 3 होता है, हिंदी में 3 ऐसे लिखते हैं। तो जिन अक्षरों के बीच में हिंदी के अंक 3 का प्रयोग किया जाए वहां समझ लेना चाहिए कि प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। प्लुत स्वर का प्रयोग लौकिक संस्कृति में नहीं बल्कि वैदिक संस्कृति में करते हैं। वैदिक संस्कृति में
इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान से समझ लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का एक बार सभी लोग उत्तर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कर वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग उत्तर बताएंगे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में कितनी है। चलिए एक बार सभी लोग उत्तर बताएं। देखिए स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं? जिनके उच्चारण में जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। लिखिए, जिनके उच्चारण में, आंसर बताइए तब तक, जिनके उच्चारण में जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। ठीक है। अब यहां पर जब वर्ग की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के क वर्ग होता है, च वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कभी कभी इन वर्गों का क्रम पूछा जाता है। क वर्ग में कुल मिलाकर के 5 वर्ण हैं। क ख ग घ ङ। च वर्ग में 5 वर्ण हैं। ट वर्ग में 5 वर्ण हैं। त वर्ग में 5 वर्ण हैं। प वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो आप ये बताइए कि कुल मिलाकर के एक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 वर्ग में तो आप कहेंगे कि 5 गुणे 5, यानी ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 वर्ण हो जाएंगे टोटल। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो हो जाएगी वो 25 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है आपका कि स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। मेरे साथियों इसका आंसर बताया जा रहा। ए का उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो ए बनता है अ और ई से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ से और ई का उच्चारण स्थान होता है तालव्य से। कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। तो कंठ और तालव्य ये मिलकर के कंठ तालव्य बना लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए और ऐ ये दोनों कंठ तालव्य हैं। क्यों है? क्योंकि ऐ बनता है अ और ए से मिलकर के ऐ बना लेता है। तो अ का उच्चारण स्थान जो होता है ये कंठ तालव्य है। ध्यान से देखना, कंठ तालव्य और ये कंठ होता है। तो कभी कभी लिखने के क्रम में कंठ तालव्य नहीं लिखते हैं, केवल कंठ दो से एक साथ आ जाएगा तो हो जाएगा कंठ तालव्य, बस इतना ही लिखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करें हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। देखिए हिंदी शब्दकोश में क के बाद छ दिखाई देता है। कौन सा? छ। अब कहेंगे छ क्यों दिखाई देता है? तो देखिए बेसिकली जो छ होता है, त्र होता है, छत्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। जब हम छ की बात करते हैं तो ये बनता है क और स के योग से। हम जब बात करते हैं त्र की तो त और यह र के योग से बनता है। पहले वाले वर्ण पर हर चिन्ह लगेगा। ज्ञ ज और य के योग से बनता है और स्र स और र के योग से बनता है। स और र के योग से। बेसिकली क के बाद वही वर्ण आएगा जिसमें कि क सम्मिलित होगा। तो क के बाद वही वर्ण आएगा जिसमें क सम्मिलित होगा। ऐसा कोई वर्ण बताइए संयुक्त वर्ण जिसमें क सम्मिलित हो, वो होता है छ। इसलिए क के बाद जो है वो छ वर्ण दिखाई देता है। त के बाद वही वर्ण आएगा जिसमें कि त सम्मिलित होगा। तो त के बाद थ नहीं आ सकता। थ इसलिए नहीं आ सकता कि थ में जो है वो आपका थ में जो है वो त सम्मिलित नहीं है। तो त के बाद त्र आता है, यानी त्र में यह त्र जो है त और र के योग से बनता है, इसलिए इसमें त सम्मिलित है। इसी प्रकार ज के बाद ज्ञ आता है, इसी प्रकार स के बाद स्र आता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर विकल्प बी करेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत गहराई से चीज़ों को बता रहे हैं, बहुत ध्यान सुनते रहना। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। देखिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ये कह रहे मात्रा है, शब्द है, अर्थ है या फिर वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी अगर इकाई की बात करता तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है या ध्वनि होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ दे, जैसा कि सार्थक
जिनका अपना विशेष अर्थ हो तो वह शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। तो विकल्प आपके यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ण है। चलिए बताइए सभी लोग, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ण कौन सा है? यहां पर कह रहा है महाप्राण का मतलब होता क्या है? तो किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का। जैसे यहां पर ध कह रहा है, त थ द ध, ये चौथा वर्ण है, ये तो महाप्राण है। च च पहला ही वर्ण है, इसलिए ये महाप्राण नहीं होगा। ठीक है, और ड भी नहीं महाप्राण होगा। ट ठ ड ये भी नहीं महाप्राण होगा। यहां पर बात करते हैं तो क ख दूसरा है, महाप्राण हो जाएगा। च छ दूसरा है, ट ठ ये महाप्राण हो जाएगा आपका, यही सही भी हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए आप, ये कह रहा है कि च द घ, ठीक है, तो च द घ ये तो आपका महाप्राण नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी भी नहीं करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, ध्यान रखना, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि कहलाता है, संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, संपृक्त कहलाती हैं, या पारस्परिक ध्वनि कहलाती है? सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए सभी लोग। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा युग्मक ध्वनि। क्या होगा? युग्मक। द्वित्व हो जाए तो उसे हम लोग युग्मक ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, संपृक्त नहीं होगा आपका। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं युग्मक ध्वनि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कर अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? तो अर्धविवृत आपका विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर या संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इसका सही आंसर आपका ए होगा। ठीक है, तो ये अर्धविवृत स्वर माना जाता है। विवृत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख हमारा खुला रहता है। ठीक है, लेकिन अर्धविवृत मुख विवृत से थोड़ा सा कम खुला रहता है, जैसे ए हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का आ रहा है कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और उष्म वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए अंतस्थ वर्णों की संख्या आपकी 4 है, और उष्म वर्ण जैसे हम कहते हैं ना कि अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे य, र, ल और वह, यह अंतस्थ वर्ण है। और हम उष्म वर्ण की बात करते हैं, उष्म वर्ण, तो इनकी भी संख्या क्या होती है? स, स, स और ह, ये भी 4 हैं। तो 4 और 4, ये 4, ये 4, कुल मिलाकर के 8 हो गए आपके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर देख लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है वे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आपका। कह रहे र का विवरण है। चलिए आंसर बताइए सभी लोग कि र का विवरण है क्या चीज आपका? सही उत्तर का चयन करेंगे आप लोग। र का विवरण क्या है? पहला कह रहा है कि र एक वर्ष ध्वनि है, लुंठित वर्ण है, आपको सही है। र एक लुंठित वर्ण होता है, सघोष है, ये भी सही है आपका। अल्प प्राण व्यंजन है, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर वर्ष से होता है, संघर्षी नहीं होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताइए आप सभी लोग कि काकल्य वर्ण यहाँ पर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है आपका कि य, तो य और अलावा ये आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। स जो होता है, लिख लेना जरा, यह अंतस्थ वर्ण है आपका। ठीक है, स की बात करते हैं, यह दंत वर्ण है, दंत वर्ण है।
ह जो होता है यह स्वरयंत्री व्यंजन होता है, इसे ही काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, कंक और जो आपका कंठ और काकल के मध्य से इसका उच्चारण होता है ह का, काकल्य ध्वनि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है कि स्पर्श, दंत्य, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि स्पर्श, दंत्य, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सा है? देखिए यहाँ पर दिया भ, थ, फ और छ। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का साथियों जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका थ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होंगे। जो थ होता है त थ, पहली बात त थ दूसरे नंबर पर आता है, महाप्राण हो गया। अघोष क्यों होता है? अघोष जो होता है यह पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं। ठीक है, ये दंत है, चूंकि त थ द थ आ रहा है आपका दंत वर्ण है, और स्पर्श व्यंजन होता ही है। जो पांचों वर्ग हैं ये स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आसान सा प्रश्न है आपका, इसका हमने पूरे डिटेल भी बताया आपको। कह रहे संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा है? 4 होते हैं जिसमें आपने छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्ताक्षर व्यंजन है। क्योंकि छ को मैंने बताया क और स के योग से बनता है, त्र, त और र के योग से, ज्ञ, ज और य के योग से, स्र और स और र के योग से बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? चलिए बताइए आंसर इसका। यह कह रहा है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? यहां पर कह रहा है ए और ए, आ और ई, यहां पर कह रहा है अ और ओ। मेरे साथियों बहुत ध्यान से समझना है, उपरोक्त में से एक से अधिक भी दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं भी दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताएं। बहुत लाजवाब प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में यह पूछा गया प्रश्न है आपका। ठीक है, जो बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा 2023 में हुआ है उसमें यह प्रश्न आपका पूछा गया है। आंसर बताइए सभी लोग। लाजवाब प्रश्न है, इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त स्वर कौन से हैं? अब मैं आपको बताता हूं, इसकी चर्चा करता हूं। देखिए, संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो दो अलग अलग स्वरों के योग से बनते हैं। दो अलग अलग स्वरों के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं। इसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। जब हम ए और ए की बात करते हैं तो यह अ और ई के योग से बनता है, ए बराबर ए होता है, और अ और ए के योग से बनता है ए। तो आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग स्वरों के योग से बन गए, तो इसलिए संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ये तो बात क्लियर है आपका, ए ऑप्शन। लेकिन अभी हम इस पर जाएंगे नहीं, एक और ट्रिक नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि आगे आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है, उपरोक्त में से एक से अधिक भी दिया हुआ है। पहले चेक करते हैं। आ और ई, अ बनता है आपका अ और अ से, अ और अ से, यानी समान स्वर से बनता है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर की संज्ञा हम लोग नहीं देते हैं, इसलिए आपका खारिज हो गया। ये दोनों आपके दीर्घ स्वर है, ना कि संयुक्त स्वर। अ और ओ की बात करते हैं तो अ आपका किसी के योग से नहीं बनता है, इसलिए ये भी खारिज हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी खारिज है, केवल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। और साथियों ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीख देने के लिए आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है भाई। क, ये कंठ वर्ण है आपका, बाकी च, छ, ज, झ ये सभी आपका तालव्य वर्ण होता है। तो यहाँ पर विकल्प आपके ए करेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 25। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, या ध्वनि इसको कहते हैं। ध्वनि या वर्ण दोनों ध्यान रखेंगे। ध्वनि जो होता है यह एक उच्चरित रूप होता है, वर्ण एक लिखित रूप में आता है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 25 हिंदी के वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल किया है। साथियों मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को, मतलब आपको सपोर्ट करना है, आपका सपोर्ट चाहिए साथियों, ये ध्यान रखना है। जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। देखिए, जब तक आप कमेंट नहीं लिखेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि आपको कितना पसंद आ रहा है। तो कमेंट से कहीं न कहीं मुझे जो है मनोबल मिलता है पढ़ाने का। मैं और अधिक पढ़ाने का प्रयास करूंगा, एक दिन में 2 से 3 वीडियो देने का प्रयास करूंगा। प्रयास ये भी कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स शुरू करूंगा,
लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट करने की बिल्कुल आवश्यकता है। आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, अगर पसंद आती है तो लाइक भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।